जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक और बेहतरीन चैप्टर साइंस का जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुवांशिकता और विकास। ठीक है, हाँ, जो इसमें टॉपिक है विकास वो तो जो बोर्ड ने वो काट दिया है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा इसके बारे में भी चर्चा करें। तो जैसा कि आपको पता है आपकी बोर्ड की परीक्षा 20 फरवरी को निर्धारित हुई है, तो सभी चैप्टर आपको बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। तो चलते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं अनुवांशिकता की, यानी कि हेरिडिटी की। क्या होता है हेरिडिटी, क्या होता है अनुवांशिकता? तो अनुवांशिकता का मतलब है हेरिडिटी इसमें कि जब माता पिता से, ठीक है, माता पिता से उनकी संतानों में जो गुण जाते हैं उसी को ही अनुवांशिकता कहते हैं, उसी को ही हेरिडिटी बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ये बच्चा तो अपने पापा पे गया है, ये तो अपनी मम्मी पे गया है, ये तो अपनी बुआ पे गया है। तो मम्मी पापा बुआ चाचा पे जो कहना है सबका, तो वो जो गुण आते हैं पीछे वाली पीढ़ी से अगली वाली पीढ़ी में, तो वो जो गुण आते हैं वो हेरिडिटी में ही आते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता पढ़ना है हमें इसके चैप्टर के अंदर। एक और है कि जो अनुवांशिकता है इसकी डेफिनेशन एक बार देखेंगे। माता पिता से उनकी संतानों में गुणों के संचरण को अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब माता पिता से जो उनकी संतानों में गुण जाते हैं उसी को ही कहते हैं अनुवांशिकता, उसी को ही कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएशन। अगला टॉपिक है वेरिएशन। क्या होता है? द डिफरेंस इन द कैरेक्टर ट्रेड अमंग इन द इंडिविजुअल स्पीसीज और कॉल्ड वेरिएशंस। मतलब सेम जाति के बीच में जो थोड़ा सा भी डिफरेंस होता है उसी को हम वेरिएशंस कहते हैं, बदलाव कहते हैं। हिंदी में इसको बदलाव भी कहते हैं और विविधता भी कहते हैं, विविधता। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे, विविधता भी कहते हैं। जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये जो लड़की है इसके जो आपको कान दिखाई दे रहे होंगे, इस लड़की के एक कान तो ये चिपटा हुआ है गाल से और एक में थोड़ा सा गैप है। तो ये अक्सर आप देखोगे अपने अड़ोस पड़ोस में, कुछ बच्चों के कान तो चिपके हुए होते हैं इस तरीके से और कुछ थोड़े ऐसे लटके हुए होते हैं। तो वो क्या है? वो वेरिएशन है, वो विविधता है, दोनों दोनों सेम कैरेक्टर में। वहीं आप इसकी चोंच में देखोगे, इसकी चोंच में और इसकी चोंच में आपको देखने को मिलेंगी वेरिएशंस। तो कहना मेरा मतलब ये है कि जो जीव होते हैं, समान जाति के जो जीव होते हैं, उनकी जातियों के बीच में जो कैरेक्टर होते हैं उसमें जो थोड़ा सा भी बदलाव होता है, डिफरेंस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम वेरिएशंस कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जीन क्या होता है? जीन के बारे में बात यह है कि जो जीन है, जीन को आप ट्रेट के नाम से या अलील के नाम से भी जानते हैं, फैक्टर भी कहते हैं जीन को। असल में जीन क्या है? जीन एक यूनिट है डीएनए की। डीएनए की यूनिट एक जीन है, या फिर कहा जाए कि जीन एक जेनेटिक मटेरियल है, अनुवांशिक पदार्थ है जीन, जो जिम्मेदार होता है पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए। ठीक है, उसे हम जीन कहते हैं। ए जीन इज ए यूनिट ऑफ डीएनए ऑन ए क्रोमोसोम विच governs the synthesis of one protein that control a specific character of an organism। तो कहने का मतलब है कि जीन गुणसूत्र पर डीएनए की एक इकाई है जो एक प्रोटीन के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, जो किसी जीव की विशिष्ट विशेषता को नियंत्रित करता है। मतलब किसी जीव के अंदर क्या गुण है, क्या विशेषताएं हैं, उनको ले जाने की जो जिम्मेदारी है अगली पीढ़ी में, वो जीन की है। और जीन एक अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। Genes are actually a unit of heredity which transfer character from parents to their offspring during reproduction। ये वही बात है कि अपने कैरेक्टर को पहली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में मूव कराता है, ट्रांसफर करवाता है। The term factor which were used by Mendel as carriers of heredity information are now known as gene। यानी कि कहने का मतलब इनका यह है कि जो मेंडल है, मेंडल नाम के एक वैज्ञानिक रहे, उन वैज्ञानिकों ने क्या करा कि जो जीन है उसको फैक्टर नाम से जाना और उसका ही प्रयोग करा। ठीक है, फैक्टर को हिंदी में बोला उन्होंने कारक, कारक कहा जीन को। जीन कहो आप या कारक कहो एक ही बात है, लेकिन जो मेंडल साइंटिस्ट थे उन्होंने जीन को जीन ना बोल करके फैक्टर बोला था। अब यहाँ पे जब बात आ रही है इसकी मेंडल साइंटिस्ट की, तो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि है, उसको आप जान लेंगे। उपलब्धि वो ये है कि जितने भी जो जीव हैं उनके बारे में, लक्षणों के बारे में जो भी उन्होंने अध्ययन करा था अपना,
तो उन्होंने पूरी की पूरी अनुवांशिका की जो है क्या है, पूरी की पूरी ब्रांच की ही जो है उन्होंने स्टडी करी, तो इसलिए सम्मान में उन्हें कहते हैं कि ये उसके पिता हैं। अनुवांशिकी के पिता कौन है? अनुवांशिकी के पिता है मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल, तो उनको इस सम्मान से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जीन दो तरह का है, ठीक है। जो जीन है हमारा, वो जो जीन है वो दो तरह का है। जीन को हिंदी में जीन ही कहते हैं। एक तो जीन ऐसा है जिसको आप बोलते हैं डोमिनेंट, और एक जीन ऐसा है जिसको बोलते हैं आप रिसेसिव। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावी, और इसको बोलते हैं हिंदी में अप्रभावी। तो डोमिनेंट जीन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। डोमिनेंट जीन का मतलब है ऐसा जीन, ठीक है। डोमिनेंट जीन का मतलब है ऐसा जीन जो इस पीढ़ी से लक्षण लेकर के जाए और अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों को एक्सप्रेस कर दे, दर्शा दे, तो वो डोमिनेंट जीन है। और एक जीन ऐसा है जो लक्षण लेकर के चला इस पीढ़ी से और उसने अगली पीढ़ी में दर्शन अपने लक्षण जो है नहीं दर्शाए, नहीं एक्सप्रेस करे अपने लक्षण, तो रिसेसिव जीन है। तो बात सीधी सी ये है कि अगर जीन अगली पीढ़ी में अपने लक्षण दिखा देता है तो डोमिनेंट जीन है, और अगर अगले पीढ़ी में अपने लक्षण वो छिपा देता है तो वो कौन सा जीन है? तो वो रिसेसिव जीन है। बात क्लियर हुई? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब बात आती है जीनोटाइप की। जीनोटाइप को जीनोटाइप ही बोला है या फिर जीन प्रारूप भी कह सकते हैं। जीन प्रारूप भी कह सकते हैं। तो जीनोटाइप इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ जीन प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन को डिस्क्राइब करना जीनोटाइप कहता है। जीनोटाइप किसी जीन में उपस्थित जीन का वर्णन है कि जो जीन है वो उसमें किस तरीके का है, उसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। और फिनोटाइप की बात करें जिसको लक्षण प्रारूप भी कहते हैं, इसमें क्या होता है कि द कैरेक्टरिस्टिक विच इज विजिबल एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी जीव में जो विशेषता है या जो लक्षण है वो दिखाई देती है उसे फिनोटाइप बोलते हैं। जैसे आप एक डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये चूहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, कैसा चूहा का रंग है, कैसी इसकी पूंछ है, कितना इसका आकार है, और ये जीन है इसका चूहे का ही, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। मतलब जीन तो दिखाई दे रहा होगा लेकिन इसके कैरेक्टर आपको समझ में नहीं आ रहे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब जीन का हम वर्णन करते हैं, जब जीन दिखाते हैं तो जीनोटाइप, और जब खुद फिजिकली उसके लक्षण दिखाते हैं तो उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। When two parents cross to produce progeny, their ये progeny is called first fetal। इसको जानने से पहले हम क्या बताते हैं आपको कि जब दो संतानें जो दो मतलब पेरेंट्स होते हैं, वो दो पेरेंट्स जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो जो पेरेंट है वो कहलाए जाते हैं पेरेंटल सेल, जनक जीव। और उनके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें बोलते हैं हम क्या? उन्हें बोलते हैं प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब संतान। तो पेपर में अगर सवाल पूछा जाता है कि प्रोजेनी किसको बोलते हैं, तो आप प्रोजेनी कहें या संतान कहें, एक ही बातें हैं, दोनों के दोनों में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक तो ये जो बैंगनी रंग का फूल है ये एक फ्लावर है, इसको आप मेल मानो या फीमेल मानो। मान लो कि ये मेल है, मान लो ये क्या है, ये मेल है, ये फादर है। और ये जो फूल है व्हाइट कलर का, मान लो ये फीमेल है, ये मदर है। इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो इसके बाद जब इनके बच्चे पैदा हुए तो ये सामने चार बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इनकी ऑफ स्प्रिंग है, इनकी प्रोजेनी है, इनकी संतानें हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये सबसे पहले आई है तो इसको हम F1 पीढ़ी बोलेंगे, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन। उसके बाद जो दोबारा से इनका आपस में क्रॉस करा दिया, इनके जब खुद बच्चे होंगे तो ये कहलाएगी कौन सी पीढ़ी? ये कहलाएगी F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन। बात समझ में आई? गुड। अब आप इसमें क्या देख रहे होंगे? इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो पहला बैंगनी फूल है और सफेद फूल है, जब इन दोनों का क्रॉस होकर जब बच्चा यहाँ पे जन्म देता है, जब इनके चार बच्चे पैदा हुए तो उसमें हमने क्या देखा? चारों के चारों दिखने में कैसे हैं?
बैंगनी कलर के हैं। मतलब सभी के सभी में कौन सा गुण आया है? पिताजी वाला गुण आया है। यानी कि गुण तो माताजी वाले भी आए हैं, लेकिन पिताजी वाला गुण क्या है? वो एक्सप्रेस हुआ है, डोमिनेंट जीन हुआ है। तो ये कौन सा कलर है? डोमिनेंट है। तो पूरी की पूरी जो पीढ़ी है वो फ्लावर कैसे होंगे? वो जो है पर्पल हो जाएंगे। उसके बाद जब हमने क्रॉस कराया सेकंड पीढ़ी में, तो हमने देखा कि जो 3 फ्लावर हैं वो कैसे हैं? वो है बैंगनी। और एक फ्लावर है वो कैसा है? वो है सफेद। यानी कि ये जो था ये रिसेसिव है। क्यों? क्योंकि इस वाली पीढ़ी में तो गुण छिप गए थे इसके, यहाँ तो है ही नहीं, और कोई पेरेंट्स भी नहीं है इसका लगा। इसका मतलब यहाँ के गुण डायरेक्ट कहाँ दिखाई दे रहे हैं? F2 पीढ़ी में दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिसेसिव बोलते हैं। इसमें 75% तो जो है पर्पल फ्लावर है, और 25 कैसे फ्लावर है? 25 में इसमें व्हाइट फ्लावर। तो when the first generation progeny cross among themselves to produce second generation progeny, this called second filial generation या F2 generation। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं। उससे पहले यहाँ पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, वो क्या है कि जो मेंडल थे उन्होंने क्या करा? उन्होंने मटर के पौधे का लिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या करा कि एक प्लांट लिया इस तरीके से, जब उन्होंने प्लांट लिया, ये एक छोटा प्लांट लिया, ये प्लांट है। तो ये पेरेंट्स हो गए, एक इसमें मेल है एक इसमें फीमेल है। तो इसको बोलेंगे पेरेंट, जनक। उन्होंने क्या दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन करवाया, उसके बाद उनके 4 बच्चे पैदा हुए। तो ये तो जनक हो गए। ये दोनों क्या है? ये है जनक। इनके बाद जो इनके बच्चे पैदा होंगे तो वो क्या होंगे? वो होगी F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में क्या देखा उन्होंने? F1 पीढ़ी में क्या देखा जब क्रॉस हुए? कि 4 बच्चे उसके पैदा हुए। ठीक है, 4 प्लांट्स उन्होंने क्या करे? तैयार करे। चारों के प्लांट्स थे उसकी हाइट उन्हें जो है क्या मिली? उन्हें ज्यादा मिली, लंबी हाइट मिली चारों को। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि वे सभी किस पे गए हैं? अपने पिताजी पे गए हैं। और लंबी हाइट का जो जीन है, वो जो जीन कैसा है? वो यहाँ पे डोमिनेंट है। कैसा है बच्चों? डोमिनेंट है जीन वो, क्योंकि एक भी छोटा नहीं है। और छोटे वाले के कहाँ गए? उसके सभी के सभी जीन छिप गए। तो इसका मतलब वो क्या है यहाँ पे? वो यहाँ पे रिसेसिव है। इस तरीके से उनके सामने पहली पीढ़ी आई। फिर उन्होंने अपनी पहली पीढ़ी में आपस में क्रॉस कराया, तो F2 पीढ़ी आई। F2 जो पीढ़ी आई उसमें उन्होंने क्या देखा कि ये पौधा भी लंबा था, फर्स्ट वाला प्लांट, सेकंड वाला प्लांट भी लंबा था, थर्ड वाला प्लांट भी लंबा था, चौथा जो प्लांट था वो छोटा था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यही तो रिसेसिव था, यही तो अपरभागी था, जो अगली पीढ़ी में, सेकंड वाली पीढ़ी में अपने लक्षण नहीं दिखा पाया था, वहां पे छिप गया था, लेकिन अगली पीढ़ी में लक्षण दिखा दिए। अब इसी बात को, ये तो हमारा हो गया फिनोटाइप, क्योंकि दिख रहा है ना हमें ये। अब हम बात करते हैं जीनोटाइप पैटर्न में। तो हम क्या करेंगे कि हम अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा, जो कैरेक्टर प्रभावी होगा, उसके लिए हम अल्फाबेट्स में बड़े कैपिटल लेटर का प्रयोग करेंगे, और जो रिसेसिव होगा उसके लिए हम स्मॉल लेटर का प्रयोग करेंगे। तो जैसे लंबा प्लांट है, इसको टॉल प्लांट बोलते हैं, तो टॉल में हम टी ले लेंगे, टी फॉर टॉल। ठीक है जी, इस तरीके से ये हमारा टॉल प्लांट है। और एक बात ध्यान रखेंगे हमेशा सभी बच्चे, जीन हमेशा पेयर्स में होते हैं, इसलिए मैंने पेयर्स में लिया। एक ये छोटा है, छोटा टी है, ये छोटे पौधे के लिए लिया है, इसमें एक मेल है एक फीमेल है। अब क्या होगा कि जब ये वाला आपस में क्रॉस करेगा, तो इसका जब हम क्रॉस कराएंगे इससे, तो बड़ा टी और छोटा टी आएगा, लेकिन बड़ा टी तो डोमिनेंट है। इसका मतलब पौधा कैसा हो जाएगा? इसका पौधा हो जाएगा टॉल। आप देख भी पा रहे होंगे टॉल है। सेकंड क्या करेंगे? इसी का ही करेंगे हम अगले वाले से क्रॉस, तो बड़ा टी और छोटा टी, ये पौधा भी कैसा होगा? ये भी टॉल होगा।
नेक्स्ट क्या करेंगे हम, इस वाले पौधे का क्रॉस कराएंगे इस वाले जीन से, तो बड़ा टी और छोटा टी, तो ये पौधा भी कैसा होगा दोस्तों, ये भी टॉल होगा। लास्ट हम इसका कराएंगे अगले वाले से, तो ये बड़ा टी और ये छोटा टी, तो ये पौधा भी कैसा होगा, ये भी टॉल होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी पहली पीढ़ी है, जो हमारी F1 पीढ़ी है, F1 पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे हैं। आप चाहे उधर देखें चाहे इधर देखें, वो जीनोटाइप है, ओ सॉरी वो फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, तरीका सेम ही है। इसमें सभी के अंदर छोटा टी भी था लेकिन वो छिप गया, रिसेसिव था। आगे क्या करेंगे, जब हम इन दोनों में क्रॉस करा देंगे, एक प्लांट हम ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, तो बड़ा टी और छोटा टी, बड़ा टी और छोटा टी, इन जब हम क्रॉस कराएंगे आपस में, तो हम क्या देखेंगे कि जब इसको कराएंगे इससे क्रॉस, तो बड़ा टी और बड़ा टी, तब तो पौधा टावल होगा ही होगा, इसमें क्या सोचने वाली बात है। अब एक बड़ा टी एक छोटा टी, तो पौधा कैसा होगा, ये भी टॉल होगा, क्योंकि अकेला आ गया तब भी टॉल कर देता है, दो आएंगे तब तो टॉल होगा ही होगा। अब छोटे वाले का लेंगे इससे, तो बड़ा टी और छोटा टी, तो इससे भी पौधा कैसा होगा, टॉल होगा। अब देखेंगे छोटा टी और छोटा टी, ये भी छोटा तो ये भी छोटा, तो पौधा कैसा हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, पौधा हो जाएगा बोना। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों की तरीके समझाने के सेम ही है। तो इस तरीके से मेंडल ने अपना करा, तो ये मेंडल का फर्स्ट फ्लो ऑफ मेंडल है, फर्स्ट फ्लो ऑफ मेंडल ने इस तरीके से डिस्क्राइब किया मटर के पौधे को लेकर के, उसने मटर के पौधे की लंबाई के हिसाब से चीजों को समझाया। तो आप समझ चुके होंगे कि जो ये वाला पौधा है छोटे वाला, ये पहली पीढ़ी में ढक जाता है, छिप जाता है, क्योंकि रिसेसिव जीन है ये, लेकिन अगली पीढ़ी में जब दोनों के दोनों इसके जैसे ही मिल जाते हैं, तभी अपने लक्षणों को एक्सप्रेस कर देता है, दर्शा देता है, वहां पे डोमिनेंट बन जाता है, लेकिन शुरू में क्या था, रिसेसिव था। अब आगे चलते हैं अगले पे, इससे पहले हमारा है छूटा है, इस पे आते हैं, इस स्लाइड को देखते हैं। हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड को हिंदी में बोलते हैं संकर। क्या होता है हाइब्रिड, ए न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम ए क्रॉस ऑफ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। किसी पौधे के विभिन्न किस्मों के संकरण से उत्पन्न पौधे के नए रूप को संकर या हाइब्रिड कहा जाता है। जैसे हमारे पास में हमने दो पौधे लिए, एक अलग स्पीसीज का है एक अलग स्पीसीज का है, ऐसा है क्या, नहीं, सेम जातियों के हैं लेकिन उनकी ब्रीड अलग अलग है। अलग अलग नस्लों के पौधे हम लेते हैं और अलग अलग नस्लों के पौधों को क्रॉस करके एक नई नस्ल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक एनिमल में भी ऐसा है। यहाँ पे एक आप देख रहे हैं, ये डंकी है, गधा है, ये अलग नस्ल है, और एक घोड़ा है, ये अलग नस्ल है। गधे और घोड़े से जो जन्म लेने वाला बच्चा है वो बनता है खच्चर, तो ये क्या है, ये एक हाइब्रिड नस्ल है। वो प्योर नस्ल है, ये एक हाइब्रिड नस्ल है। इसी तरीके से आपने और भी देखा होगा कि कश्मीर का सेब लिया, एक हिमाचल का सेब लिया, तो एक बहुत मीठा है एक बहुत बड़ा है साइज में, उन दोनों क्रॉस करा दिया तो नया जो सेब बनेगा वो मीठा भी होगा और बड़ा भी होगा। इसी तरीके से बहुत प्लांट्स में करते हैं, एनिमल्स में करते हैं। तो आप आशा है समझ गए होंगे कि हाइब्रिड क्या होता है। हाइब्रिड का मतलब है दो ब्रीडों में क्रॉस, दो जो अलग अलग ब्रीड होंगी उन ब्रीडों की जो नस्ल एक में ही आ जाते हैं गुण, उसी को बोलते हैं हाइब्रिड। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। ये मैं आपको समझा चुका हूं कि इनहेरिटेंस इज द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिकली कंट्रोल्ड कैरेक्टर। मेंडल कॉल्ड द रेस्ट रिप्रेजेंट ट्रेड, डॉर्फनेस इज रिसेसिव। मैंने बताया कि जो बौने पौधे होते हैं उसको बोला उन्होंने अप्रभावी है, वो रिसेसिव है, और जो लंबे पौधे हैं वो कौन है, वो डोमिनेंट है। द रेशियो 3:1 इज नोन एज द मोनो हाइब्रिड रेशियो। वेरी इंपोर्टेंट बात है, वो परीक्षा में पूछेगा आपसे, मोनो हाइब्रिड रेशियो क्या होता है। मोनो का मतलब होता है एक, हाइब्रिड का मतलब होता है क्रॉस, दोनों अलग अलग नस्लों के बीच में। तो अलग अलग नस्लों के बीच में क्रॉस करते हैं, उसके बाद अनुपात निकल जाता है 3:1। दिखाते हैं, ये देखो 3:1। इधर देखेंगे आप कि एक नस्ल ये थी एक नस्ल ये थी, इन दोनों ने क्रॉस करा तो पहली पीढ़ी में क्या निकल के आया, उसमें सभी सभी जीन एक जैसे है। लेकिन यहाँ पे आपने क्या देखा कि तीन पौधे, एक ये एक ये एक ये, तीन पौधे तो लंबे हो गए और भैया एक पौधा हो गया छोटा। तो रेशियो हमारा क्या निकल के आया, 3:1 रेशियो आया। इस पीढ़ी में रेशियो का मतलब ही नहीं है क्योंकि सभी बराबर है, तो एक ही मान लो उसका। लेकिन जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, एक संकर अनुपात है, वो कितना है बच्चों, वो है 3:1। आप यहाँ भी देख पा रहे होंगे, ये भी टॉल ये भी टॉल ये भी टॉल और ये ड्वार्फ, यानी कि 3:1 था। नेक्स्ट,
3:1 को मोनो हाइब्रिड अनुपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, मेंडल के वंशानुक्रम के प्रथम नियम के अनुसार किसी जीव की विशेषताएं या गुण आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होती है जो जोड़े में होती हैं। ऐसे कारकों के जोड़े में से केवल एक ही युग्मक में मौजूद हो सकता है। मतलब उन्होंने कहा कि जो जोड़े में कारक होते हैं, कारक समझेगा आप, कारक होता है जीन। जीन के अंदर डिसाइड करने की क्षमता होती है कि अगली पीढ़ी में कैरेक्टर कौन से होंगे। नेक्स्ट, ये डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस द लो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेकंड नियम है मेंडल का। मेंडल ने जो सेकंड नियम दिया अपना, उस सेकंड नियम में मेंडल ने क्या बोला? मेंडल ने सेकंड नियम में कहा कि भैया हमें इस बार 2 कैरेक्टर लेने हैं। पहले सिर्फ हमने एक कैरेक्टर लिया था हाइट का, अब के बाद हमें 2 कैरेक्टर लेने हैं, हाइट के साथ साथ कलर भी लेना है या कलर के साथ साथ शेप भी लेनी है। तो 2 कैरेक्टर लेने हैं, तभी तो उसका नाम पड़ा डाई हाइब्रिड। इसका मतलब ही डाई हाइब्रिड का ये हुआ कि 2-2 बार हमें हाइब्रिड करनी है चीजें, 2-2 बार में अलग अलग हमें कैरेक्टर लेके चलना है। द 2 pairs of contrasting character chosen by Mendel shape and color of seed। मतलब जो उन्होंने बीज लिया, बीज का उन्होंने क्या लिया, बीज जो लिया उसके तो शेप ली, एक तो इस तरीके का बीज होता है शेप ऐसे, और एक उन्होंने बीज का क्या लिया, कलर लिया। कलर कैसा? कुछ बीज तो है पीले पीले और कुछ बीज है हरे हरे। ये हो गया कलर और ये हो गई इसकी शेप। 2 कैरेक्टर लिए बीज के मेंडल ने, उसमें जो उन्होंने शेप ली वो रिंकल्ड थी, झुर्रीदार थी और ग्रीन थी, और एक येलो थी और पीली थी, राउंड थी और पीली थी। ठीक है, गोल और पीला और झुर्रीदार और हरा, ये 2 कैरेक्टर मेंडल ने लिए। उसके बाद उन्होंने करा तो उन्होंने क्या बताया कि द रेशियो ऑफ ईच फिनोटाइप ऑफ द सीड इज द F2 जनरेशन इज 9:3:1। दिस इज नोन एज अ डाई हाइब्रिड रेशियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर में पूछेगा कि डाई हाइब्रिड रेशियो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है 9:3:3:1। उसको बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड रेशियो, द्विसंकर अनुपात। ध्यान रखने वाली बात है, जो F2 पीढ़ी में आता है। अब आप यहाँ पे देखेंगे चित्र की मदद से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उसमें जो बीज लिया है पीला बीज है लेकिन गोल है। 2 गुण हो गए ना, एक तो कलर हो गया पीला, एक गोल हो गया, और ये वाला जो बीज है ये हरा है और झुर्रीदार है। इन दोनों से क्रॉस करा के ये बीज बना, फिर यहाँ पे तैयार करे गए। तो आपने देखा होगा यहाँ पे जो बॉक्स में बीज दिखाई दे रहे हैं, इसमें सभी बीज कैसे हैं, ये सभी बीज कैसे हैं, गोल है और हरे हैं। तो ऐसे बीज कितने हैं, गोल और पीले 9 बीज है, और गोल और हरे 3 बीज है, और जो गोल और झुर्रीदार ये 3 है, और एक झुर्रीदार एक हरा ये अकेला बीज है। तो रेशियो ना 9:3:1। इसको हम डिटेल में आपको दिखाते हैं एक बार बना करके, अगले इसमें चलते हैं। नेक्स्ट, उससे पहले हमें यही करना पड़ेगा, इसको क्या करें यहाँ पे, ये देखिए आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें लेना है शेप। किसकी शेप लेनी है हमें, बीज लेना है हमें। तो हम लेंगे सीड, अरे इसको काटेंगे और गलती हो गई, सीड जो बीज है हमारा, उसके 2 कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर है उसका कलर का और एक कैरेक्टर है शेप का। कलर 2 तरह का है, येलो और ग्रीन, और शेप भी 2 तरह की है, राउंड एंड रिंकल्ड। देखो येलो को येलो बोलते हैं बच्चों, ग्रीन को हरा बोलते हैं, राउंड को गोल बोलते हैं और रिंकल्ड को बोलते हैं झुर्रीदार। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो हमें 2-2 कैरेक्टर लेने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले लेंगे हम कलर वाला। तो उसमें क्या करें, उन्होंने येलो लिया तो येलो के लिए वाई लेंगे, बड़ा वाई लेंगे। तो हमने क्या लिया, येलो बीज हो गया, और झुर्रीदार के लिए लेंगे छोटा वाई, और सॉरी ग्रीन के लिए लेंगे हम छोटा वाई। तो ये है कैसा, ये है येलो, और ये है कैसा, ये है ग्रीन। अब इनका हम क्रॉस कराएंगे। तो जब इसका हम क्रॉस कराएंगे तो
इसके जब इससे कराएंगे तो बड़ा वाई छोटा वाई, इसका जब इससे कराएंगे तो बड़ा वाई छोटा वाई, इसका इससे कराएंगे बड़ा वाई छोटा वाई, इसका इससे कराएंगे तो बड़ा वाई छोटा वाई। तो चारों के चारों एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये होंगे किस तरीके से बच्चे, ये जो कलर होगा इसका ये दिखने में कैसा होगा, ये होगा पीला, पीला होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि छोटा जो वाई है वो हरा दिखाता है लेकिन वो रिसेसिव है, छिप गया है, बड़ा अपने लक्षण दिखा देगा। यही बात करते हैं इसके दूसरे कैरेक्टर को लेकर के, जो शेप है वो राउंड है, ये आर दिखाएगा राउंड और छोटा आर दिखाएगा रिंकल्ड झुर्रीदार। इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो ये बड़ा आर छोटा आर, जब इसको इससे कराएंगे तो बड़ा आर छोटा आर, इसको जब इससे कराएंगे बड़ा आर छोटा आर, और इसको इससे कराएंगे तो बड़ा आर छोटा आर। देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे हर एक बीज कैसा होगा, वो होगा गोल, कोई भी झुर्रीदार नहीं हुआ, क्योंकि झुर्रीदार यहाँ पे रिसेसिव है, छोटा अल्फाबेट्स का हमने यूज करा उसके लिए, वो यहाँ पे अपने लक्षणों को छिपा देगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कैरेक्टर एक कोई भी ले लो और इसका कैरेक्टर एक, दोनों को एक जगह पे लाना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हाइब्रिड करना है। एक ब्रीड ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों को लाना है। ये भी एक कैरेक्टर है, ये भी एक कैरेक्टर है, दोनों कैरेक्टर को एक जीन पर ही लेकर के आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर करके दिखा देते हैं आपको। वहां से लेंगे बड़ा वाई छोटा वाई, और यहां से लेंगे हम बड़ा आर और छोटा आर। ठीक है दोस्तों। अब इसका जब हम क्रॉस कराएंगे इससे, तो ये होगा बड़ा वाई और बड़ा आर, पहला बीज होगा ये। अब बड़ा वाई क्या दिखाता है बच्चों, वहां देखो, बड़ा वाई दिखाता है येलो कलर, तो कैसा है ये येलो है। और आर क्या दिखाता है, राउंड, तो ये राउंड भी है, ये राउंड भी है और येलो भी है, पहला बीज। दूसरा लेंगे हम, इसी को ही लेंगे इसके साथ में, तो बड़ा वाई और छोटा आर। बड़ा वाई क्या दिखाता है, ये दिखाता है येलो, और आर ये छोटा दिखाता है ग्रीन, तो ये कैसा हो जाएगा, येलो और ग्रीन। अब हम लेंगे इसको और इसको, तो छोटा वाई और आर, ये कैसा होगा, छोटा वाई दिखाता है किस चीज को, ग्रीन को, छोटा दिखाता है किसको, ग्रीन को, और बड़ा आर दिखाता है किसको, गोल को, राउंड को। और एक हमारा जो लास्ट है वो यहां लेंगे हम, छोटा वाई होगा और छोटा ही आर होगा। ये कैसा होगा, ये छोटा वाई होता है कैसा हमारा, ग्रीन, और छोटा आर कैसा होता है हमारा, रिंकल्ड, WRINKLED। अच्छा एक बात और है, इसमें छोटा आर था ना तो ग्रीन नहीं होगा, ये गलती से ग्रीन लिख दिया मैंने, ये ग्रीन नहीं होगा, ये कैसा होगा दोस्तों, ये होगा रिंकल्ड, ये होगा यहाँ पे रिंकल्ड, क्योंकि छोटा आर है ना, जहां जहां छोटा आर होगा वहां वहां चीजें कैसी होंगी, वो होंगी रिंकल्ड, और जहां जहां बड़ा आर होगा वहां कैसी होंगी, वहां पे होंगी राउंड, और छोटे आर के लिए क्या होंगी, रिंकल्ड। रिंकल्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, झुर्रीदार। आप समझे मेरी बात को, दोबारा देखो एक बार बोर्ड पे, मैं समझाने की फिर कोशिश करता हूँ। बीज में दो कैरेक्टर थे, एक थी शेप, एक था कलर। कलर दो थे, येलो और ग्रीन। तो जो येलो कलर है वो डोमिनेंट है, उसके लिए हमने बड़ा वाई ले लिया, बड़ा वाई ले लिया। जो छोटा वाई है, छोटा वाई है, वो दिखाता है ग्रीन कलर को। इनको हमने आपस में क्रॉस करा और हमारे पास में जो जाइगोट बन करके आया, उसमें एक बड़ा वाई था, एक छोटा वाई था। लेकिन दिख कौन सा था, मैं देखने में हमें लग रहा था कि भाई पीला पीला है ये बीज, क्योंकि वो डोमिनेंट है, हरा रिसेसिव है। यहाँ पे आए हम, तो यहाँ पे मैं शेप का लिया, आर का मतलब होता राउंड, आर का मतलब होता छोटे आर का रिंकल, झुर्रीदार। तो जब इनका हमने क्रॉस कराया तो सभी बीएमएक्स बन के हमारे सामने हो गए। तो हमने देखा कि दिखने में कैसे लग रहे हैं, गोल, झुर्रीदार, छिप गया क्योंकि वो रिसेसिव था। अब हमने क्या करा कि इसका और इसका आपस में क्रॉस करा दिया। जब इनका हमने आपस में क्रॉस कराया तो हमारे पास चार बीज बने, चारों ही अलग तरीके थे। ये था येलो और राउंड, ये था येलो और रिंकल्ड, और ये था ग्रीन और राउंड, और ये था हमारा ग्रीन और रिंकल्ड। अब इन चारों से हमें क्या करना है, पुनिट स्क्वायर बनाना है, उसमें हमें इसका जो है काम करना है। तो उसको हम लेते हैं, यहां पे लेंगे हम जो है, पहला क्या था हमारे पास में, पहला था बड़ा वाई और बड़ा
आर। देखो आप इसमें बड़ा वाई बड़ा आर, फिर था हमारा बड़ा वाई और छोटा आर, बड़ा वाई और छोटा आर। सेकंड क्या था हमारा, थर्ड क्या था, छोटा वाई और बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर, और तीसरा था छोटा वाई और छोटा आर। ये चार हमारे गैमेट्स बने थे बच्चों। ये वाई का मतलब होता है हमारा येलो, और आर का मतलब होता है राउंड, गोल। तो ये बीज कैसा है, गोल और राउंड। ये वाला बीज कैसा है, वाई का मतलब है येलो और आर का मतलब है रिंकल्ड। पीला तो है लेकिन कैसा झुर्रीदार है। इस छोटे वाई का मतलब है ग्रीन, आर का मतलब है राउंड, गोल है लेकिन ग्रीन है। इस छोटे का मतलब है ग्रीन है और छोटे का मतलब है रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। अब हमने जो गैमेट्स लिए हैं, मान लो ये सभी मेल है, ठीक है, वो सभी क्या है, मेल है, तो हमें फीमेल भी चाहिएंगी। तो उन्हीं गैमेट्स को हम इसी क्रम में इधर लिख लेंगे, बड़ा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, और छोटा वाई छोटा आर। अब इनको आपको इनका क्या करना है, इनको क्रॉस करवाना है, और उसके बारे में देखना है आपको। हम क्या करेंगे बच्चों कि इसका जो है ना, इन सबसे क्रॉस करा देंगे। जब ये इससे इसको क्रॉस करेंगे तो बड़ा वाई बड़ा आर ऐसा दिखेगा। इसका क्या मतलब होता है, बड़े वाई का मतलब होता है जो बीज होगा आपका वो येलो होगा बीज, और शेप मतलब शेप कैसी होगी उसकी, राउंड होगी, येलो होगा और राउंड होगा। पहली बात, जब इसको हम इससे कराएंगे, जब इसका आप इससे क्रॉस कराओगे तो बड़ा वाई बड़ा आर और छोटा आर। तो बड़ा वाई क्या दिखाएगा, ये तो येलो दिखाएगा ही दिखाएगा, क्योंकि भाई दोनों ही हमारे पास में वाई वाई होगी। लेकिन एक आर बड़ा है एक आर छोटा, तो छोटे वाले गुण तो छिप जाएंगे। वो क्या दिखाता है, झुरीदार पाना, और आर दिखाता है गोल। तो आर ही डोमिनेंट है, तो कैसा बीज हो जाएगा, ये हो जाएगा राउंड। बात समझ में आई। अब इसका करा देंगे हम इससे क्रॉस, तो बड़ा वाई और छोटा वाई, और बड़ा आर और बड़ा आर। तो ये तो राउंड होगा ही, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। और बड़ा वाई की वजह से क्या हो जाएगा, ये पीला हो जाएगा। एक बात ध्यान रखें, जो बड़ा अल्फाबेट है ना, वही अपने कैरेक्टर शो करता है, जब तक छोटे छोटे दो ना हो जाए। अब यहाँ पे जब इससे करा देंगे, इसका जब क्रॉस हम इसके साथ करा देंगे, तो बड़ा वाई आएगा, एक छोटा आई आएगा, एक बड़ा आर आएगा, एक छोटा आर आएगा। तो ये भी कैसा होगा, ये भी होगा हमारा येलो और राउंड, गोल और पीला। तो इस पीढ़ी में सभी के सभी बच्चे कैसे होंगे, गोल और पीले होंगे, सभी गोल होंगे और सभी पीले होंगे। अब इसका क्रॉस कराएंगे हम इसके साथ में, तो ये बड़ा वाई बड़ा आर और छोटा आर। तो ये भी कैसा होगा, ये भी येलो होगा क्योंकि दोनों वाई है इसमें, और ये राउंड भी होगा क्योंकि इसमें एक बड़ा आर है। फिर इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ में, बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर। तो यहाँ पे वाई से तो हो जाएगा येलो। अब देखो आर आर दोनों छोटे छोटे हैं, तो ये कैसी होगी शेप, इसकी होगी रिंकल्ड। अब इसका कराएंगे हम उसके साथ में क्रॉस, तो बड़ा वाई और ये छोटा वाई, बड़ा आर छोटा आर, बड़ा आर छोटा आर। तो ये भी कैसा होगा, ये भी येलो हो जाएगा क्योंकि एक बड़ा आर है, और आर से क्या हो जाएगा उसमें राउंड हो जाएगा। फिर इसका कराएंगे हम उसके साथ में, तो एक बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा येलो, और कैसा हो जाएगा रिंकल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट इसका कराएंगे हम इसके साथ में क्रॉस, तो जब इसका करा देंगे क्रॉस, अब तब समझ गए होंगे, मैं इसको सबके साथ लिख देना यहाँ पे, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर, छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। इसका करेंगे चारों के साथ में, बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा आर छोटा आर, छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर, छोटा वाई छोटा आर छोटा आर। यहां देखेंगे इसका लिखेंगे, तो भाई बड़ा वाई है तो येलो हो जाएगा, और आर से क्या हो जाएगा राउंड। ये क्या हो जाएगा येलो और राउंड। ये क्या हो जाएगा, छोटे आर से क्या होता है बच्चों, छोटे आर से होता है ग्रीन,
ग्रीन होगा और कैसा होगा, राउंड। और ये कैसा होगा, ग्रीन और राउंड। ये हमारा होगा क्या, येलो राउंड। ये कैसा है, येलो और राउंड। और ये कैसा है, ग्रीन और राउंड। और ये कैसा है, ग्रीन और रिंकल्ड। ये 16 बच्चे पैदा हुए आपके सेकंड ग्रुप में। अब इसमें हमने क्या देखा, इसमें दोस्तों हमने देखा कि जो ये कैरेक्टर पैदा हुए तो कितने बीज हैं, जो इधर लिखूंगा मैं, कितने बीज हैं जो येलो है और राउंड है, ROUND राउंड। कितने बीज हैं जो येलो है और ग्रीन है, कितने बीज हैं जो येलो हो गए, कितने बीज हैं जो ग्रीन है और राउंड है, और कितने बीज हैं जो ग्रीन है और रिंकल्ड है। ये 4 तरह के बीज हैं पूरे पूरे स्क्वायर में। तो हम बीजों को देखेंगे तो येलो और राउंड कितने हैं, एक तो ये रहा, येलो और पीले कलर ले लेता हूं, येलो और राउंड। एक तो ये है येलो राउंड, 1 2 3 4 येलो राउंड, एक ये रहा 5, एक ये रहा 6, एक ये रहा 7, एक 8 8 और देखिए 9। तो येलो राउंड कितने हैं, येलो राउंड हमारे पास में 9। येलो ग्रीन कितने हैं, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन, येलो और ग्रीन। अब येलो ग्रीन कैसे हो जाएंगे, तो एक ही कैरेक्टर है, येलो नहीं होगा, येलो ग्रीन नहीं होगा, ये कैसा होगा, येलो और रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड होगा ये। तो येलो रिंकल्ड ढूंढना है, तो एक तो ये येलो रिंकल्ड, एक ये येलो रिंकल्ड, और एक और होगा येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड, और इसमें एक ये रहा यार, छोटा और होता रिंकल्ड, यहाँ लिखेंगे रिंकल्ड, राउंड नहीं होता, छोटा बड़ा और होता राउंड। तो येलो रिंकल्ड एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये 3 हो जाएंगे। इसी तरह ग्रीन और राउंड होंगे, ग्रीन और राउंड एक ये रहा, ग्रीन राउंड एक ये रहा, ग्रीन राउंड एक ये रहा, 3 ये होंगे। और ग्रीन और रिंकल्ड वो बेचारा अकेला है, कोने में बैठा हुआ है, वो एक होगा। तो इसका मतलब जो हमारा रेशियो है इसका, वो रेशियो आएगा 9:3:3:1। टोटल कितने होंगे, 16 हमारे पास में बीज होंगे। तो ये मेंडल का सेकंड नियम है। आशा करते हैं आप इसको नियम को अच्छे समझे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगले टॉपिक हमारा ब्लड ग्रुप के बारे में, वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है ब्लड ग्रुप। तो शुरू करते हैं हम ब्लड ग्रुप के बारे में। क्या है ब्लड ग्रुप, देखो हमने जनरली देखा होगा सभी जीवों के अंदर, मतलब इंसानों की बात कर रहा हूं मैं, एनिमल्स में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। एक का ए होता है, एक का ए बी होता है, एक का बी होता है और एक का ओ होता है। 4 तरह के हमारे पास में ब्लड ग्रुप होते हैं। चारों ब्लड ग्रुप में से 3 जो ब्लड ग्रुप है, ए बी और बी, यानी कि ए बी ए बी, ये तीनों के तीनों होते हैं डोमिनेंट, और अकेला सिर्फ ओ क्या होता है, रिसेसिव होता है। यानी कि अगर ओ के साथ में किसी पेरेंट का दूसरा ब्लड ग्रुप है तो वही हमेशा दिखाई देगा पीढ़ियों में, क्योंकि ओ वाला छिप जाता है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे। एक व्यक्ति का रक्त समूह 4 में से एक हो सकता है, ए बी या ओ। यदि जीनोटाइप IA है तो व्यक्ति का रक्त समूह ए होगा। यदि जीनोटाइप IAIO है तो भी रक्त समूह ए होगा, क्योंकि IO एक क्या है, अप्रभावी जीन है, रिसेसिव जीन है। बात समझे, नहीं समझे, अभी समझाते हैं। ये देखो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, अभी समझाते हैं। इनका कहना है कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों है डोमिनेंट, प्रभावी, और ये अकेला बेचारा क्या है, ये है अप्रभावी, रिसेसिव है ये।
जो अपने गुण नहीं दिखाता है। इनके जो कैरेक्टर हैं, इनके जो जीन है, दिखता कैसा है? वो दिखता है IA। इसका मतलब क्या है? ब्लड ग्रुप कैसा होगा बच्चों? ए होगा। और इतना ही नहीं है, अगर किसी का IA और IO है तो भी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए ही होगा। क्यों? क्योंकि जो O है वो तो रिसेसिव है, वो तो अपने कैरेक्टर छिपा लेता है, वो दिखा ही नहीं पाता। तो IA क्या होगा? डोमिनेंट होगा, तो ब्लड ग्रुप ए होगा। सेम अगर मैं बात करूं तो ये IB होगा और ये IB होगा, तो बच्चे के अंदर क्या ब्लड होगा? ये होगा बच्चे के अंदर B। और अगर IB हुआ और IO हुआ तो भी क्या होगा? तो भी होगा B। लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ दिख रही होगी आपको, क्योंकि O यहाँ पे भी छिप गया, ये रिसेसिव है। हाँ, एक बात बस ध्यान करने वाली है कि अगर दोनों जीन आपके एक जैसे हैं, IB वाले, तो इसको आप बोलेंगे प्योर, और ये हमारा होगा अनप्योर। ये वाला प्योर, ये वाला अनप्योर। लेकिन इनसे बनेंगे वही जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए डोमिनेंट ग्रुप है। वही बात यहाँ पे बोलिए, यदि IB है तो व्यक्ति का ग्रुप होगा बी होगा, और IO है, IB है तो भी बी होगा। तो आप समझिए, सेम इसी तरीके से अगर IB है तो ए भी होगा, और यदि IO है तो व्यक्ति का O होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप कैसा है? IO, तब इनसे बनेगा कैसा? O। ठीक है, तो बस यही बात समझनी थी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। वही बात है जो मैंने आपको बताई है, कुछ नया नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। ये जो ए ब्लड ग्रुप है, अगर किसी का IA है और IO है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। IA है और I है तब भी ए होगा। अगर किसी के अंदर A और O दोनों आगे तो ए ही होगा, ए और ए आगे तब भी ए ही होगा। ठीक, यहाँ की बात करें, IB और IO है तो भी बी है, और IB है तो भी बी है। IA और IB तब AB होगा, तब होगा AB, और IO होगा तब होगा O, वरना तो यही बात है। बात समझ आ गई? अब यहाँ क्या है? यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप है, एक तो A पॉजिटिव है, एक A नेगेटिव है, एक B पॉजिटिव है, एक B नेगेटिव, एक AB पॉजिटिव, एक नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। यहाँ पे समझने वाली बात ये है बच्चों कि कुछ ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, 4 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, उन्हीं चारों के। बात यह है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव क्यों होता है? तो जिनके ब्लड में एंटीजन्स होते हैं वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव माने जाते हैं, और जिनके ब्लड में एंटीजन्स नहीं होते वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव नहीं माने जाते। तो क्या होते हैं फिर? वो होते हैं नेगेटिव। ठीक है, जिसके ब्लड में एंटीजन है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, और जिसके अंदर एंटीजन नहीं है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है। तो इतने हमारे पास कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है उसको देखो। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वो अपना ब्लड एक ए वाले व्यक्ति को दे सकता है, और एक बी वाले, सॉरी ये गलती हो गई है, थोड़ी सी मिस्टेक भैया जी, फ्लो में आ गई, इसको मिटाते हैं। शुरू करते हैं। जब किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, तो अपना वो ब्लड किसी ए वाले को दे ही सकता है, वो अपना ब्लड किसी AB वाले को भी दे सकता है। ए वाला किसी का बी ब्लड है तो वो व्यक्ति बी वाले को दे सकता है, मतलब अपने आप को दे ही सकता है, और AB वाले को भी दे सकता है। वहीं किसी का ब्लड ग्रुप O है तो वो किसको देगा? सिर्फ O को देगा, और किसी को नहीं देगा। और अगर किसी का AB है तो वो किसको दे सकता है? वो AB को ही देगा और किसी को नहीं देगा। मतलब आप यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि अगर किसी का O ब्लड ग्रुप है तो O वाले को दे देगा, और वो बेचारा AB वाले को भी दे सकता है। तो मतलब जो AB ब्लड है, ये AB ब्लड, ये AB ब्लड, ये AB ब्लड, ये AB ब्लड, ये सबसे ब्लड लेता है। ये A से भी लेता है, B से भी लेता है, O से भी लेता है, AB से भी लेता है। तो जो AB आपका ब्लड ग्रुप है दोस्तों, ये ब्लड ग्रुप कैसा है? ये यूनिवर्सल रिसीवर है, सबसे लेने वाला है, सबसे ग्राही है, सबसे ग्रहण कर लेता है AB। ठीक है, अब देने वाले की बात करें तो जो O है, O जो ब्लड ग्रुप है O वाला, ये B को भी दे सकता है, ये A को भी दे सकता है, ये अपने आप को दे ही सकता है, और ये AB को भी दे सकता है। तो जो O ब्लड ग्रुप है आपका, ये होता है यूनिवर्सल डोनर, सबको देने वाला। तो ये बात बस गौर करनी है कि जो O है वो सबको दे सकता है, और जो AB है वो सबसे ले सकता है। बाकी सभी अपने अपने को तो दे ही सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण। तो हमारा टॉपिक शुरू होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में आता है, बार बार आता है, तो पढ़ेंगे इसको। सेक्स डिटर्मिनेशन को हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण। क्या होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब है कि अगली पीढ़ी में जो बच्चा जन्म लेगा उसके लिंग का निर्धारण करना है, कि लड़की जन्म लेगी कि लड़का जन्म लेगा, उसको ही बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारित किया जाता है उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। द क्रोमोसोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। और जिस क्रोमोसोम की वजह से ऐसा होता है उसको बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। आपने अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर 23 जोड़े होते हैं, किसके? गुणसूत्रों के। यानी टोटल कितने हो गए? 46 हो गए, जिसमें से 22 जोड़ी जो होते हैं, 22 जोड़ी जो होते हैं वो होते हैं समान, मेल में भी और फीमेल में भी। लेकिन जो एक जोड़ी है एक्स एक्स और एक्स वाई वाला, ये होता है अलग अलग, इसको ही बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, उनमें होता है एक्स और वाई, एक में एक मतलब एक्स एक वाई। और जो गर्ल्स होते हैं उसमें दोनों में क्या होता है? एक्स और एक्स होता है। तो इनके सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी सभी क्रोमोसोम सेम होते हैं, उसे हम ऑटोसोम बोलते हैं। तो आप देखें इसमें हेरिडिटी में क्या होता है कि जो महिला है इसके पास एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, और पुरुष के पास में एक एक्स क्रोमोसोम है, एक वाई क्रोमोसोम है। अब आप क्या देखेंगे, जब जब एक्स और एक्स होंगे साथ साथ, अगर एक्स है और एक्स है तो यकीनन वो क्या होगी? वो होगी गर्ल। और एक एक्स है एक वाई है तो क्या होगा? वो होगा बॉय। अब देखो इसके पास एक्स है तो एक्स ही देगी भाई, तो यहां से एक्स आया और वहां से भी एक्स आया, तो एक्स और एक्स में क्या हो गया? लड़की पैदा हो गई। अब यहां से एक्स आया और यहां से वाई आया और एक्स और वाई आया तो क्या पैदा हो गया? लड़का पैदा हो गया। इधर से एक्स आया, ठीक है, और एक इधर से जो है एक्स आया, इधर से तो भी क्या हो गई? लड़की पैदा हो गई। एक इधर से एक्स आया, इधर से वाई आया, तो यहाँ पे लड़का पैदा हो गया। तो 50-50% चांस होते हैं लड़की और लड़का। परचेंस बोल दिया, वो थोड़ा जल्दबाजी में हो जाता है। तो 50% चांस लड़की पैदा होने के हैं और 50% चांस लड़का पैदा होने के। एक बात यहाँ गौर करने की ये है बच्चों कि जो स्पर्म है उसी में है वाई क्रोमोसोम, एक्स और वाई। इसका मतलब लड़की पैदा होगी या लड़का पैदा होगा तो डिपेंड करता है स्पर्म के ऊपर। लेकिन हमारे समाज में एक बहुत बुराई है कि सभी लोग लड़की पैदा होने पे अपने घर की महिला को ही जिम्मेदार ठहराते हैं कि इसकी कोख से लड़की ही पैदा होती है, जबकि उसमें उसका कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है। ये डिपेंड करता है किसके? मेल के शुक्राणु के ऊपर। लेकिन हाथ में तो मेल के भी नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्निकली डिपेंड तो वही करता है क्योंकि क्रोमोसोम तो भाई उसी के पास ही है। ठीक है, हाँ, तो थोड़ा जागरूक भी होना है चीजों को लेकर के। नेक्स्ट चलते हैं। किसी जीव का वह गुण जो वंशानुगत नहीं होता बल्कि पर्यावरण की प्रतिक्रिया विकसित हुआ है, अर्जित गुण कहलाते हैं। अच्छा, अब बात आती है भैया एक्वायर्ड ट्रेड की। AQUIRED, एक्वायर्ड ट्रेड, हिंदी में उसको बोलते हैं हम उपार्जित लक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक हमारा क्या है? एक्वायर्ड ट्रेड, उपार्जित लक्षण। ए ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप द रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट। मतलब ऐसे ऐसे गुण जो माता पिता से हमारे अंदर नहीं आए हैं लेकिन पर्यावरण में रहने के बाद हमारी बॉडी में खुद से डेवलप हुए हैं, उन्हें बोलते हैं हम एक्वायर्ड ट्रेड, उपार्जित लक्षण। और ये पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, इसने जन्म लिया, मम्मी पापा बड़े कमजोर है, पतले हैं, वो भी कमजोरी पतला पैदा हुआ बच्चा, लेकिन जिम विम करी, बढ़िया बॉडी बॉडी बनाकर तगड़ा बॉडी बिल्डर हो गया। तो जो एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर कैसा है? उसने एनवायरमेंट से लिया है, उसके माँ बाप से नहीं आया, उसके जीन में नहीं आया, उसने खुद मेहनत करी, खुद अपने आप को विकसित किया, एनवायरमेंट की वजह से उसने डेवलप हुआ। तो ये लक्षण कैसे होते हैं? ये होते हैं उपार्जित लक्षण। जैसे किसी के मम्मी पापा है नॉर्मल है, लेकिन बच्चे ने सिंगिंग सीखी, गाना गाया, इतने बढ़िया सुर में गाने गाता है, वो बहुत अच्छे, तैराकी करता है, स्विमिंग करता है, बहुत अच्छी। तो ये जो कैरेक्टर ये अचीव कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, ये एनवायरमेंट से ले रहा है। ये ऐसे ट्रेड क्या होते हैं? एनवायरमेंट ट्रेड होते हैं, ये एक्वायर्ड ट्रेड होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि एक बच्चे ने स्विमिंग सीख ली तो जब उसके बच्चे पैदा होते हैं सबको स्विमिंग आती होगी, ऐसा नहीं है।
उसकी पीढ़ी के अंदर ये गुण था ही नहीं, वो तो खुद उसने सीखा था, तो बस उसी तक ही सीमित वो रह जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया आपने चूहे की पूंछ का, एक चूहा है एक चूहिया है, एक चूहा है एक चूहिया है, चूहे की पूंछ काट दो और चूहे चूहिया की शादी करा दो, तो जब उनके बच्चे पैदा होंगे तो कोई बच्चा ऐसा पैदा होगा क्या कि जिसकी चूहे की पूंछ ना हो? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चूहे की पूंछ तो बाद में काटी है ना, जीन में तो थी पूंछ उसके, तो क्योंकि वो कौन सा कैरेक्टर है, एक्वायर्ड है, कटी पूंछ। नेक्स्ट, अगला है हमारा इनहेरिटेड ट्रेड। ये टॉपिक क्या है, इसकी हेडिंग क्या है? ये यार कैसे हो चुके, हेडिंग ही नहीं है। इनहेरिटेड ट्रेड, इसको हिंदी में बोलते हैं हम, है नहीं हिंदी में? नहीं, अनुवांशिक लक्षण। अगला टॉपिक है इनहेरिटेड। ये क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रेड होते हैं जो हमें पिछली पीढ़ी से मिलते हैं हमारी पीढ़ी के लिए, फिर जब हमारे बच्चे होंगे तो उनको मिलेंगे हैं अगली पीढ़ी के लिए। किसी जीव का गुण या विशेषता जो उसके जीन डीएनए में परिवर्तन के कारण होता है उसे वंशानुगत गुण कहा जाता है। वंशानुगत गुणों से तात्पर्य वास्तव में उन विशेषताओं से है जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो जो माता पिता से हमें गुण मिलते हैं उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड, और जो हमें एनवायरमेंट से मिलते हैं वो हमारे होते हैं एक्वायर्ड ट्रेड। नेक्स्ट टॉपिक, एवोल्यूशन यानी कि विकास। अच्छा, यहाँ तक जो चैप्टर है हमारा ये खत्म हो चुका है, क्योंकि चैप्टर में अब इतना ही है, सीबीएसई ने सिलेबस अपना काट दिया है, लेकिन थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं, एवोल्यूशन को भी। एवोल्यूशन को बोलते हैं विकास। कुछ स्कूलों में नहीं काटा हुआ है मोस्टली, पर काट दिया स्कूलों में, दिल्ली के सभी स्कूलों में काट दिया है, पर कुछ एसओएस स्कूल है दिल्ली में जो केजरीवाल सर के स्कूल है, उन स्कूलों में भी सिलेबस बाकी है, तो वहां पे क्लास में काम आएगा। और वैसे भी पढ़ाई तो सबके लिए काम आती ही है, क्यों? एवोल्यूशन क्या होता है? Evolution is the sequence of the gradually change as take place in the primitive organism over millions of the year in which new species are produced। मतलब ये कि विकास की लाखों साल बाद में एक नए लक्षण विकसित होते हैं प्राणियों में, प्रजातियों में, और जिससे नई नई जातियां उत्पन्न हो जाती हैं उसे हम विकास बोलते हैं। यानी विकास क्रमिक परिवर्तनों का वह क्रम है जो लाखों वर्षों में आदिम जीवों में होता है, जिसमें नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले हम आदि मानव थे, आदि मानव से विकसित होते 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 बहुत सालों बाद में हम मानव बने। तो क्या होता है, धीरे धीरे सालों साल क्या होता है, डेवलप होता है, परिवर्तन होता है, उसके बाद में नई जाति तैयार हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं कि विकास हुआ है। अब विकास के कुछ एविडेंस है, कुछ सबूत है। भाई हम कैसे माने कि विकास हुआ है? तो एविडेंस तो देना ही पड़ेंगे। तो तीन हमारे पास में एविडेंस है। पहला है होमोलोगस ऑर्गन, समजातीय अंग। दूसरा है एनालोगस ऑर्गन, समरूप अंग। तीसरा जीवाश्म, फॉसिल्स। तीनों को हम देखेंगे क्या क्या है हमारे पास में। तो पहली बात करते हैं हम होमोलोगस ऑर्गन की। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों? होमोलोगस ऑर्गन होते हैं समजातीय अंग, वे अंग जिनकी मूल संरचना या समान होता है लेकिन कारण का अलग अलग होता है। मतलब जो उनकी बनावटें हैं वो तो एक जैसी हैं, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है, लेकिन काम अलग अलग करते हैं, वो काम अलग है, उनके बनावट एक है, तो वो है होमोलोगस ऑर्गन। जैसे ह्यूमन का हाथ है, ये देखो, ये मानव का हाथ है, और ये पक्षी का हाथ है, और ये कुत्ते का हाथ है। देख रहे हो, तीनों की बनावट एक जैसी है, बनावट एक जैसी, लेकिन काम अलग अलग है। पक्षी अपने हाथ से उड़ते हैं, हम अपने हाथ से पकड़ते हैं, और कुत्ता अपने हाथ से चलता है। तीनों के हाथों का काम अलग अलग है, लेकिन बनावट सेम है। तो मेरा वही कहना है कि अगर फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो हमारे पास में और स्ट्रक्चर सेम हो तो वो होते हैं होमोलोगस। और स्ट्रक्चर अलग अलग हो, जैसे देखो ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, लेकिन काम एक ही हो, काम एक ही करते हैं, तीनों उड़ने का काम करते हैं, तो होते हैं एनालोगस ऑर्गन। ये रहा एनालोगस ऑर्गन। क्या होते हैं? एनालोगस ऑर्गन होते हैं हमारे अनुरूप अंग या समजात अंग। इसमें क्या होता है कि बनावटें अलग अलग हो सकती हैं, इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग है, लेकिन काम सबके सेम है, काम सभी उड़ना करते हैं, तो उसको बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। नेक्स्ट है फॉसिल्स फ्यूल, इसको बोलते हैं जीवाश्म। आपके सामने फॉसिल्स आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई मछली है, कोई पुरानी, कितनी बड़ी मछली है, ये डायनासोर है और ये भी जीव है। तो सुदूर अतीत में जीवित रहे मृत जानवरों या पौधों के अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। जीवाश्म धरती को खोदकर प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जब पहले कभी जीवन था धरती पे तो जीवित प्राणी थे, एनिमल्स जीवित थे, वो मर गए,
चट्टानों में दब गए, चट्टानों में लाखों सालें बीत रही, उसके जब चट्टानों में खुदाई करी तो वहां से निकल के जो उनके अवशेष हमें मिले उसको हम क्या बोलते हैं, उसके हम फॉसिल्स बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। और जो इस बात का सबूत है कि सालों पहले धरती पे ऐसे प्राणी भी पाए जाते थे। अब नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक एक्सपेरिमेंट है, एस.एल. मिलर एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिन्होंने जीवन के बारे में बताया कि संसार में या धरती पे जीवन सबसे पहले कैसे आया होगा। तो उन्होंने क्या करा कि मिथेन और अमोनिया और हाइड्रोजन और H2O, इसको उन्होंने ग्लास के चैम्बर में लिया, जिसको बहुत ज्यादा हीट करा। हीट करने के बाद उन्होंने इसमें स्पार्किंग करी, और स्पार्किंग करने के बाद में सबसे पहले उसके अंदर यूरिक एसिड नाम का तत्व प्राप्त हुआ, जो इस बात का सबूत है कि इस संसार में जब जीवन आया होगा तो सबसे पहले यूरिक एसिड ही आया होगा। तो इस तरीके से उन्होंने जीवन के बारे में बताया था कि भाई जीवन में सबसे पहले मिलने वाला तत्व तो हमारे पास क्या था, यूरिक एसिड था, जो उन्होंने लैब में तैयार करा था। ठीक है, ये एक्सेल मिलर एक्सपेरिमेंट था। तो इसी के साथ में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी क्लास समझ आई हो, पसंद आई हो, तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका ऊपर जरूर जवाब देंगे। तो ठीक है, अपना चैप्टर यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।